सेक्शन 2.2 है सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से लीनियर सिस्टम को सॉल्व किया जाता है, उनके कैसे सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं और कौन-कौन से मेथड जो है इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखें यहाँ पे टू सी हाउ अ लीनियर सिस्टम हुज़ augmented matrix as a particular form can be readily solved. Suppose that अगर कोई augmented matrix दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सपोज करें कि ये में मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे वन, ये यहाँ पे किस फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। Represents the augmented matrix of a linear system, then the solution is quickly found from the corresponding equation. तो इस augmented matrix को यूज करते हुए ये हमने तीन इक्वेशन बनाई है। यहाँ पे ये हमारे पास जो आ रहा है इसमें 1 0 0 ये सारे क्या होंगे, x1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये x2 को और ये x3 को। यानी कि यहाँ पे x ये जो कोएफ़िशिएंट होगा ये x3 का होगा, ये भी कोएफ़िशिएंट x3 का और ये भी 3 का। सेम इसी तरह में इन कॉलम में सेम ऐसे ही होगा। और ये हमारे पास वो b की वैल्यू होती है जिसके वो इक्वल आता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट से तो ये x1 इसके साथ 1 है, तो यहाँ पे x1 प्लस यहाँ पे 2 है, तो ये कोएफ़िशिएंट किसका है x2 का, सो 2x2 प्लस 2x2 सो किसके इक्वल आएगा 3 के। यहाँ पे x3 का जो कोएफ़िशिएंट है वो 0 है, इसलिए x3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे x1 0 है, यानी इसके साथ जो कोएफ़िशिएंट 0 है तो x1 0 है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये साथ नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 2। तो ये x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे। फिर थर्ड लाइन में देखें यहाँ पे x1 के साथ जो कोएफ़िशिएंट है वो 0 है, यानी ऐसे लिखेंगे x1 0 प्लस 0 x2 प्लस आगे यहाँ पे 1 है तो x3 इज़ इक्वल टू -1। सो ये दोनों वैसे 0 हो जाएँगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमने लास्ट में लिख दिया -1 जहाँ पे। तो x3 की जो वैल्यू है यहाँ पे -1 है, ये इक्वेशन हमारे पास एक ये है और ये भी है। अब इसकी हम अगर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 को इसमें पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने नेक्स्ट यही किया। ये हमने x3 की वैल्यू थी, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया है। यहाँ से इस इक्वेशन में ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस x3। तो x3 की वैल्यू यहाँ पे हमने यूज़ की है, तो ये माइनस माइनस प्लस का होके 2 प्लस 1 3 बन गया है। और इसी तरह फिर हमने वैल्यू पुट की x2 जो थी इसमें, तो इसमें ये हमारे पास बनेगी x1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x2। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हमने पुट की, ये आ गया -6 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई -3। तो इस तरह से हमारे पास x3 की वैल्यू -1, x2 की 3 और x1 की आ गई -3। तो इस तरह हमने एक हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो उससे हमने वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। इस यही जो है इसी तरीके को हम यहाँ पे इस सेक्शन में सारे में यूज़ करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे लीनियर सिस्टम के। ये थ्योरम 2.3 दिया हुआ है। लेट ax इक्वल टू b एंड cx इक्वल टू d। दो लीनियर सिस्टम दिए गए हैं। बी टू लीनियर सिस्टम ईच ऑफ m इक्वेशन इन n अननोन्स। हर एक की m इक्वेशन है और अननोन्स कितने हैं, n है। इफ द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस a b एंड c d आर रो इक्विवेलेंट, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, रो इक्विवेलेंट हो, यानी कि एक पे अगर कोई हम परफॉर्म करें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो हमें सेकंड मिल जाए, सेकंड पे अप्लाई करें तो हमें फर्स्ट मिल जाए, देन द लीनियर सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। तो फिर ये लीनियर सिस्टम क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। दैट इज दे हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन। फिर इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी सेम आएंगे। इस चीज को हम आगे एग्जांपल करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बाकी जो है अगर इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इनके सॉल्यूशन जो है वो सेम रहते हैं। आगे एग्जांपल एक हम इस तरह की करेंगे, इसका प्रूफ जो है वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे या इसको आगे नेक्स्ट देखें। यहाँ पे दिया हुआ है द लीनियर सिस्टम ऑफ द फॉर्म। ये एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि लीनियर सिस्टम है और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बी हैं वो सारे क्या हैं, 0 है। यहाँ पे इस लीनियर सिस्टम के ये जो बी की वैल्यू है वो सब की 0 है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे ये वैल्यू जो हो क्या हो यानी कि 0 को हम एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ एन और एक्स की फॉर्म में, तो देन ये ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है।
इज़ कॉल्ड अ होमोजेनियस सिस्टम, जिसमें हमारे पास इक्वल इस साइड पे क्या आएगा, सारे 0 होंगे। तो यानी कि इसका 0 हमारे पास आए, 0 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो फिर ये क्या कहलाता है, होमोजेनियस सिस्टम। और जिसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं Ax इज़ इक्वल टू 0, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, होमोजेनियस सिस्टम। नेक्स्ट क्रोनरी 2.1 है, इफ ए एंड सी आर रो इक्विवेलेंट एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स हो वो रो इक्विवेलेंट हो, देन द होमोजेनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सी एक्स इज इक्वल टू 0 आर इक्विवेलेंट। तो देन ये इनसे जो बनने वाले सिस्टम होंगे वो भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इसको हम इसका प्रूफ भी एक्सरसाइज में देखेंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे दो मेथड को मेंशन किया गया है, एक है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड वो होता है कि जब हम कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हो और उसको कन्वर्ट कर दें रो एचेलॉन फॉर्म में, तो रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। फिर उससे क्या करना, उसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेना। तो ऐसा मेथड क्या कहलाएगा, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहलाएगा। और ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में, देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, तो वो कहलाएगा गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड। तो इन दोनों मेथड को हम यूज करते हुए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है इसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कि द ट्रांसफॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी टू द मैट्रिक्स सी डी इन रो एचेलॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रो एचेलॉन फॉर्म में, उस पे कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई करके। तो देन सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हमें रो एचेलॉन फॉर्म मिल जाएगी उसको यूज़ करते हुए वहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे और फिर उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, जिस तरह कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था। तो आइए, ये हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, अब ये किस में है, रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। या वो यहाँ पे मेथड बताया गया कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे बता दिया है, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड उसने अप्लाई यहाँ पे किया है। तो इसको हमने लिखा ये इसकी इक्वेशन में। तो इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद अब यहाँ देखिए हमें एक्स एन का जो सॉल्यूशन है वो डी एन यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम पीछे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे हमें एक्स एन माइनस 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम इससे पीछे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स एन माइनस 2 का, उससे पीछे वाले इस तरह से पुट करते जाएँगे तो हमें एक्स 1 का सॉल्यूशन लास्ट में मिल जाएगा। यानी कि सबके सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएँगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारा मेथड हम इसी को अप्लाई करेंगे। जिस तरह कि हमारे पास आगे ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल 1 है, इसमें लीनियर सिस्टम दिया हुआ है हमें, इसको हमने लिखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया रो एचेलॉन फॉर्म में। इसपे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कुछ अप्लाई करेंगे, उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करके इसको चेक कर लेते हैं, ये किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे 1 मौजूद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 बनाना पड़ेगा। और इन दोनों जगह पे 0 बनाने के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 के साथ और उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 के साथ और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले -2 के साथ देखते हैं क्या बनता है। ये आएगा -2, ये बन जाएगा -4, ये -6 और ये माइनस का बन जाएगा 18, और इसको हमने ऐड करना है इस सेकंड रो में। तो इस रो में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इस टाइप का एक बन जाएगा। ये फर्स्ट तो हमारे पास सेम रहेगा 1 2 3, यहाँ पे रहेगा 9 और ये -2 इस 2 में ऐड होगा तो ये 0 बन जाएगा। -4 इस माइनस में ऐड होगा तो -5 बन जाएगा। -6 1 में ऐड होगा तो -5 और 18 8 में ऐड होगा तो -10, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो अब हमने इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा -3 -6 -9 और -27, तो ये बन गई फर्स्ट रो। अब इसको हमने इस थर्ड में ऐड करना तो ये 0 बन जाएगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 6 और ये बन जाएगा माइनस का 10 और ये लास्ट वाला बन जाएगा माइनस का 24।
तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगले स्टेप में हमने सेकंड रो है, इसमें ये जो -5 है इसको कन्वर्ट करना है 1 में। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड रो को सारी को डिवाइड करना पड़ेगा -5 के साथ, या इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1/5 के साथ। इसको जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 रो को हम जो मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 5 के साथ, तो ये पास 0 रहेगा। ये -1 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1, और ये कन्वर्ट आ जाएगा। अ, ये जो थर्ड है हमारे पास, यानी यहाँ पे ऑपरेशन भी मैं यहाँ पे इसका मेंशन कर देता हूँ दोनों के, कि हमने यहाँ पे क्या-क्या ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। यहाँ पे इस जगह मैं ये जो हमने ऊपर किया था यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई, तो इसमें पहला ऑपरेशन हमने अप्लाई किया था, हमने सेकंड जो फर्स्ट रो से फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया था विद -2 के साथ, 1 को, और उसको ऐड कर दिया था रो 2 में, और उसका रिजल्ट आया था रो 2 में। ये हमने फर्स्ट पे अप्लाई किया था। सेकंड में हमने किया था -3 के साथ अप्लाई किया था रो 1 को, और उसको ऐड कर दिया था रो 2 में, और रो 3 में, और उसका रिजल्ट आया था रो 3 में। ये हमने यहाँ पे 2 ऑपरेशन अप्लाई किए थे। उसके बाद जो अभी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑपरेशन उसको हमने मल्टीप्लाई किया है -1/5 को किसके साथ, रो 2 के साथ, और रो 2 में उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। और लास्ट वाला जो है हमारे पास वो सेम ऐसे ही रहेगा, 0 -6 -10 एंड -24। तो अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 1 आ गया हमारे पास सेकंड में, इसकी जगह पे ये हमने बनाना है -6 की जगह पे 0 बनाना है। तो इसकी जगह पे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको मल्टीप्लाई करें इस जो हमारे पास इक्वेशन है, या सिंपली इसको कह लें कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को बल्कि इसको इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें +6 के साथ, और उसमें ऐड कर दें, तो ये 0 बन जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, रो 2 को 6 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को, और उसका रिज़ल्ट उसको ऐड कर देंगे रो 3 में, और रिज़ल्ट आ जाएगा रो 3 के अंदर। तो ये देखें, ये इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 0 रहेगा, ये 6 बन जाएगा, और 6 6 में -6 में ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये फर्स्ट तो सेम रहेगा 1 2 3 9, और सेकंड भी सेम रहेगा इस तरह से 1 2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे 6 जो है वो -10 में ऐड होगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 12 ऐड होगा तो माइनस का 12। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये रो 3 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1/4, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 में। तो फर्स्ट एज़ इट इज़ रहेगा 9, सेकंड भी, और थर्ड जो है ये रो, ये -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, और हमारे पास ये वाला जो रो एचेलॉन फॉर्म थी वो इसकी सेम यही बन गई है। तो ये वाले ऑपरेशन आपने अप्लाई करने हैं, तो आपके पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वेशन निकालेंगे, और उनकी बैक सब्स्टिट्यूशन करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा दिया कि ये x है हमारे पास, ये सारा y है, और ये है z। यानी ये यहाँ पे x के कोएफ़िशिएंट हैं, ये y के, और ये z के, और यहाँ पे ये आएँगे इसके इक्वल। तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, लास्ट से मिलेगी z की, ये z इज़ इक्वल टू आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू 3। ये लास्ट हमारे पास आ गया, z इज़ इक्वल टू 3। ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा y प्लस z इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू आ गया 2 माइनस z, z की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 3, तो ये आ गया -1। तो यहाँ पे ये देखें, ये z इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1, और इन दोनों की वैल्यू जो है हम ये फर्स्ट में पुट करेंगे,
तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x की। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इससे अगर देखेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 2y माइनस 3z। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -1 और z की वैल्यू क्या आई थी 3। तो इनको यहाँ पे पुट किया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 9। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2। तो x की वैल्यू जो है वहाँ पे 2 आ गई। तो हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लीनियर सिस्टम लिया था, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और उसके हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। इस तरह ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब सेकंड जो हमारे पास उसने दिया है यहाँ पे, एक उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया है इस फॉर्म में, और यहाँ पे उसने इसको जो लास्ट इसकी रो है यहाँ पे 0 लिख दिया है, और यहाँ पे कुछ जो है वो यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है। तो जब इससे हम बनाएँगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लीनियर इक्वेशन बनाएँगे, लीनियर सिस्टम की इक्वेशन, तो हमारे पास इस टाइप की बनेगी। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ पे xn जो है, ये वाली जो रो है सारी, इसमें सारे 0 हैं। सारे सबके कोएफ़िशिएंट 0 हैं। तो सबके कोएफ़िशिएंट 0 हैं यहाँ पे, और इसमें भी सारे 0 हैं, यहाँ से इसमें भी सारे 0 हैं। यानी कि इससे नीचे जितने भी रो आ रही हैं उसमें कोएफ़िशिएंट सब के क्या है 0 है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि फर्स्ट इफ dk + 1 = 1, अगर हम इस dk + 1 को 1 के इक्वल रखते हैं, तो देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 = 1, जो कि ट्रू नहीं है। तो इसका ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि ये बाकी नीचे वाले भी, तो हमें एक रो ऐसी मिल गई है कि जिसमें ये जो सिस्टम है वो सैटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर एक भी ऐसी रो मिल जाए जिसमें वो सैटिस्फाई ना हो, तो फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो देन Cx = D हैज़ नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर हम dk + 1 को चूज़ करते हैं =1। इन एट लीस्ट वन इक्वेशन इज़ नॉट सैटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है वो सैटिस्फाइड नहीं होगी। अब दूसरी सूरत ये है कि इफ dk + 1 = 0, अगर हम रखते हैं इसको dk + 1 = 0, देन ये 0 = 0 आ जाएगा, तो ये सैटिस्फाई हो रही है। व्हिच इम्प्लाइज़ दैट, तो इसका मतलब होगा dk + 2, dk + 3 आगे सारे dm तक सारे क्या हैं 0 है, तो सबके लिए सैटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएँगे। तो सिंस assume to the row echelon form, we then obtain xn is equal to dk, तो यहाँ पे हमें xn dk के इक्वल आ जाएगा। फिर वापस यहाँ पे पुट करेंगे xn की वैल्यू, तो हमें xn - 1 की मिल जाएगी। फिर x - 2 की, इस तरह से चलते जाएँगे तो लास्ट पे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी सब की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और यहाँ पे सैटिस्फाई भी हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। एंड कंटिन्यू यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द remaining unknowns corresponding to the leading entry in row echelon row. Of course, in the solution, some of the unknowns may be expressed in terms of the other that take on any values whatsoever. This merely indicates that the Cx is equal to D has infinitely many solution. तो इसके कितने solution exist करेंगे infinitely many. On the other hand, every unknown may have a determined value indicating that the solution is unique. को तो सब के लिए क्या होगा, जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी हमारे पास सारे वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। उसके बाद एग्जांपल 2 है, क्लैटिस ने यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया है, और ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे लीनियर सिस्टम की, और यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाई है। ये x4 इसके इक्वल आ रहा है, x3 जो है वो इसके इक्वल है, x2 जो है वो इसके इक्वल है, x1 जो है वो यहाँ पे इसके इक्वल आ गया है। और यहाँ पे जो x5 है इसमें भी हमारे पास आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, यानी x4 को भी इन टर्म्स ऑफ x5, x3 को भी, x2 को भी और x1 को भी हमने 5 की फॉर्म में लिख दिया है। अब सब में 5 आ रहा है, तो अब हम क्या करें, x जो है एनी रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू आप चूज़ करेंगे यहाँ पे, सपोज़ 1 चूज़ करते हैं तो आपके पास सबके डिफरेंट वैल्यू आएँगी, 2 पुट करते हैं तो डिफरेंट वैल्यू आएँगी, 3 पुट करते हैं तो और वैल्यू आएँगी।
और आप x5 जो इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि रियल नंबर है तो इसको कोई नंबर कह लेते हैं, सपोज़ इसको हम r कह लेते हैं। द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके ढेर सारे सॉल्यूशन जब एग्ज़िस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है इस x5 पे कि ये हम किस टाइप का ले रहे हैं। तो इसको जो भी हम लेंगे तो उस पे वो सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करेंगे। सो ऑल द सॉल्यूशन आर द फॉर्म x1 जो ये हमने यहाँ पे x5 को अब r कह लिया है तो यहाँ पे सब में हमने उसकी जगह पे r लिख दिया है और एनी रियल नंबर। सिंस r कैन बी असाइन एनी रियल नंबर द गिवन लीनियर सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हम r की कोई भी वैल्यू जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद x3 एग्जांपल जो है एग्जांपल 3 यहाँ पे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें आप देखिए कि देन CXD इज़ इक्वल टू हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लास्ट वाली रो में देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस 0 x4 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 0 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा जो कि इक्वल नहीं होता, तो ये सैटिस्फाई नहीं होगा। और हमने ऊपर देखा था अगर एक भी रो जो है वो सैटिस्फाई ना हो तो देन उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या है इसका सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे क्योंकि इसकी इक्वेशन जो है वो एक जो है वो सैटिस्फाई नहीं हो रही। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, यहाँ पे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया है और ये किसकी फॉर्म में है? ये हमारे पास है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको x1 यहाँ पे x1 इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे x2 इज़ इक्वल टू 6, यहाँ पे x3 इज़ इक्वल टू 7 और यहाँ पे x4 इज़ इक्वल टू 8। तो इससे सॉल्यूशन फाइंड करना ज़्यादा आसान है गॉस जॉर्डियन से। डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही हर लाइन में, हर रो में एक ही अननोन जो है वो आपको नज़र आएगा। जब उनको आप लीनियर सिस्टम में लिखेंगे तो कोई उनके जो है यहाँ पे आंसर मिल जाएँगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम्पल 5 है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और ये मैट्रिक्स जो है इसमें देखें अगर इसको अगर हम लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो लास्ट वाली है यहाँ पे 0 ये सैटिस्फाई और ये 0 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है और इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर देखें यहाँ पे x4 है और ये x5 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x4 प्लस 1/2 x5 इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमने ये x4 की वैल्यू निकाली है तो ये x5 1/2 जो है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह जो सेकंड है यहाँ पे हमारे पास ये वाला फर्स्ट वाला वो बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 0x4 माइनस 5/2 x5 इज़ इक्वल टू 2/3। तो इसको यूज़ करते हुए यहाँ से हमने ये x1 इधर रहेगा, बाकी सारे दूसरी साइड पे जाएँगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। तो वेयर x2, x3 एंड x5 कैन टेक ओनली रियल नंबर्स x5, x3, x2 जो हैं, ये क्या रियल नंबर हो सकते हैं दोस्तों? द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके भी क्या होंगे मैनी सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट करेंगे क्योंकि हम x2, x5, x3 जो इनकी कोई भी वैल्यू जो है वो चूज़ कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये क्या है रियल नंबर है। तो इनको हमने लिख दिया, एक को हमने r कह लिया, एक को हमने t कह लिया, एक को हमने s कह लिया, तो हमारे पास ये सिस्टम इस टाइप का बन गया। अब इसमें हम कोई भी इनकी वैल्यू चूज़ करेंगे r की, s की, t की, तो हमारे पास इनके जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट चेंज होते जाएँगे। क्योंकि हम इसकी कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं तीनों की, तो इसका मतलब है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो है वो एग्ज़िस्ट करते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसको हमने गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डियन रिडक्शन मेथड दोनों से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अगर हम दोनों से ही हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ा था कि उसके हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हो, वो दूसरे की क्या होगा अगर वो उसके साथ इक्विवेलेंट है तो देन दोनों के जो सॉल्यूशन होंगे वो सेम रहेंगे। तो अब देखें हम पहले उसको गॉस एलिमिनेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन आ जाएगा। देन हम दूसरे के कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका इक्विवेलेंट होगा और उसका सॉल्यूशन आएगा और दोनों के सॉल्यूशन आप देखेंगे तो सॉल्यूशन सेम ही रहेंगे, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है। अब इस सिस्टम में हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है।
उसको लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसको 0 बनाना है, इस 2 को और इसको भी हमने बनाना है 0। ये इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रो एचेलॉन फॉर्म में, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो ऐड -2 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द सेकंड रो, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। सेकंड पे हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये 0 बन गया। अब नेक्स्ट पे हमने इसको बनाना है 1, तो इसको सारे को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1/7 के साथ। तो ये फिर इसके साथ कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। और इस तरह ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे हम ये वाला ऑपरेशन जो है, जो उसने मेंशन किए हैं, इनको अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया और लास्ट पे 10। इसको 1 बनाने के लिए हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, ये उसने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बन गया इसकी फॉर्म, रो एचेलॉन फॉर्म, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से अब जब हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ से देखें इस रो से हमारे पास आ जाएगा x, इसको अगर हम एक्स वाई जी कहते हैं, तो ये हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। सेकंड रो से देखेंगे तो आएगी y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन करके, इंटू 2z, सो 4 माइनस 2 इंटू 3, ये 4 माइनस 6, तो ये बन जाएगा -2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। इस तरह z की वैल्यू जो है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया है, ये आ गई इक्वेशन। तो यहाँ पे y और z की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी हमने वैल्यूज़ पुट करी, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। तो x की भी मिल गई, y की भी और z की भी। तो तीनों की उसमें हमें मिल गई हैं, और हमने यहाँ पे कौन-सा मेथड यूज़ किया है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, जो हमने अभी फाइंड किया है, इस पे हम दोबारा जो है ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में, यानी गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड जो हम वो यूज़ करेंगे। अब ये आपने सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यही हमारे पास सेम ही आएँगे, जो इसके आए हैं। तो ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं यहाँ पे, इसको 0 करने के लिए इसको और इसको 0 करना है, तो ये हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए और ये सारे क्या हो गए, 0। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अब इससे हम देख सकते हैं कि x जो हमारे पास z है, उसकी वैल्यू है यहाँ पे 3 आ गई है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो -2 आ गई है, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। यानी x 1, y -2 और z 3, और यही वैल्यू जो है थी वहाँ पे हमारे पास सेम आ रही थी। तो आपने देखा कि 2 हमने मैट्रिक्स पे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, और अप्लाई करने के बाद दोनों वो क्या बन के इक्विवेलेंट हो गए, तो उनके सॉल्यूशन भी जो आए हैं वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। ये हम पीछे थ्योरम था। अब यहाँ पे रिमार्क्स दिया हुआ है, एज़ वी परफॉर्म एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी may encounter a row of the augmented matrix being transformed to a reduced row echelon form whose first n entries are 0 and the whose n plus 1 entry is not 0। तो उसने कहा है कि हम यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म को रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट n एंट्रीज़ अगर 0 आ रही है और नेक्स्ट नॉन 0 आती है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटेशन स्टॉप कर देंगे, एंड कंक्लूड दैट द गिवन लीनियर सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसकी सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब हमारे पास वो पीछे वाली 0 आ रही है, एक नॉन 0 आ रही है, तो उस एक पीछे वाला क्योंकि वो सैटिस्फाई नहीं करेंगे उसको, तो इसलिए उसका जो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, उसके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड जो है remarks में ये है कि in both Gauss elimination and Gauss Jordan reduction we can use only row ऑपरेशन। इन दोनों में हमने सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, कॉलम वाले ऑपरेशन जो है वो हमने अप्लाई नहीं करने। डू नॉट ट्राई टू यूज एनी कॉलम ऑपरेशन, कोई भी कॉलम ऑपरेशन हमने यूज नहीं करना। जस्ट हमने दोनों में, गॉस में भी, गॉस एलिमिनेशन में और गॉस जॉर्डन रिडक्शन में, दोनों में हमने सिर्फ रो ऑपरेशन जो होंगे वो अप्लाई करेंगे। तो ये दो इसके रिमार्क्स थे।